नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह। आज क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का वॉल्यूम 4 आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें हम बेसिकली एसिड बेस के स्ट्रेंथ के नापने के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अभी तक एसिड बेस सॉल्ट में आपने उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग को पढ़ा दिया है। आप लोगों को ये भी पढ़ा दिया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। आइए अब हम सीखेंगे क्या कि जो दिया हुआ एसिड है तो वो कितने स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। ठीक है, इन द सेम वे अगर बेस है तो उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, वीक है। ये सारा मेजरमेंट कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग के पास हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में हम स्कूल में सेंटीमीटर स्केल यूज़ करते हैं, इन द सेम वे हम यहाँ पे भी स्केल यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड पीएच स्केल। अब पीएच स्केल अगर आपको देखना है तो आप अपना एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 26 खोल सकते हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन पे हालांकि दिखा देता हूँ। ये एनसीईआरटी बुक से ही लिया है मैंने। ये पीएच स्केल है, दिस वन इज पीएच स्केल। ठीक है, और पेज नंबर 26 पे एनसीईआरटी के 26 पे दिया हुआ है। तो हम इसी पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हम एसिड और बेस को का स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और पीएच के बारे में बात करूँ आपसे, मैं एक चीज़ आपको दोबारा से क्लियर कर दूँ कि किसी एसिड का स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे के वॉल्यूम्स में पढ़ाए हैं, किसी एसिड का स्ट्रेंथ पानी में घुलने के बाद कितना H+ आयन वो रिलीज करेगा उस पे डिपेंड करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बेस की बात करूं तो हाउ मच OH- आयन डज इट रिलीज व्हेन इट इज एडेड इनटू द वाटर। ठीक है, on that thing the strength of base depend। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कितना हाइड्रोजन एटम जो है वो एसिड में प्रेजेंट है या कितना OH- आयन आपका बेस में प्रेजेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पानी में घुलने के बाद कितना वो लिबरेट करेगा उस पर डिपेंड करता है। और बेसिकली जो मैं स्केल दिखाया है मैंने, उसमें हम लोग काउंटिंग की करते हैं 1 2 3 4 5। इसमें जो काउंटिंग होगा पीएच स्केल का, उसमें वो काउंटिंग जो होगा वो 0 से 14 तक जाएगा। जैसे कि आपका नॉर्मली जो हम लोग छोटा सा सेंटीमीटर स्केल यूज़ करते हैं तो उसमें 0 से 15 सेंटीमीटर की रीडिंग होती है। इन द सेम वे जो हम अपने केमिस्ट्री लैब में जो हम पीएच स्केल यूज़ करेंगे उसका रीडिंग जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, एनसीईआरटी बुक में ही पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है, ये आप मेजरमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम डिटेल में चले, पीएच क्या होता है और कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएच, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑन विच थिंग्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड्स। मैंने हिंदी वर्जन अभी बताया, एक बार रीड आउट कीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन और OH- आयन प्रोड्यूस्ड बाय देम रिस्पेक्टिवली। लार्जर द नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस्ड by an acid, stronger is the acid. Similarly, larger the number of OH- ion produced by the base, stronger is the base. अब यहाँ पे प्रोडक्शन कब होगा H+ आयन और OH- आयन का? जब आप एसिड को पानी में घोलेंगे या बेस को पानी में घोलेंगे। ध्यान रखिएगा, H+ आयन एसिड के द्वारा और OH- आयन बेस के द्वारा तभी लिबरेट होगा जब आप उसको पानी में घोलेंगे। पीएच क्या होता है? ये पीएच, डेनिस बायोकेमिस्ट एस सोरेनसन, ये बहुत ही ज़्यादा इच्छुक व्यक्ति थे और एक दिन बैठ गए कि जो ये बियर ड्रिंक कर रहे थे उसका एसिडिटी मेज़र करने के चक्कर में वो बैठ गए कि आज इस बियर को जिस बियर को मैं ड्रिंक कर रहा हूँ उस बियर की एसिडिटी को मेज़र करते हैं। और आपको पता है कि सारे इन्वेंशन अचानक होते हैं। वो बियर के एसिडिटी को मेज़र करते करते उन्होंने पीएच स्केल का इन्वेंशन कर दिया। ठीक है, रीड आउट कीजिए।
An easier way to measure the strength of an acid or a base solution was worked out by the Danish biochemist S. Sorensen. He was interested in checking the acidity of a beer and introduced a scale known as pH scale. P का मतलब होता है पावर, ग्रीक में P का मतलब होता है पावर, यहाँ पे H का मतलब होता है हाइड्रोजन. H का मतलब मैं नहीं बता रहा, ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन को H कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं. स्मॉल p यहाँ पे p ग्रीक वर्ड की तरह यूज़ किया गया है, स्मॉल p ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा. pH को कहीं भी लिखे, या स्टार्टिंग सेंटेंस में लिखे, लास्ट में लिखे या बीच में लिखे, यहाँ पे इंग्लिश वाला कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होगा. pH का जो p है वो हमेशा छोटा ही होगा, इस बात का ध्यान में रख के चलिएगा. आइए कुछ और जानकारी लेते हैं. तो बेसिकली जो P वर्ड है वो ग्रीक जर्मन वर्ड से निकल के आया है, पोर्टिजन. ठीक है, इट इज थोड़ा डिटेल में पहले पढ़ ले. इट इज अ स्केल यूज फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. द P इन pH स्टैंड फॉर पोर्टिजन. पोर्टिजन इसका मतलब होता है जर्मन में पावर, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन. यानी pH को आप ओवरऑल कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन. एक ऐसा स्केल, एक ऐसा मेथड नहीं, स्केल ही कह लीजिए, जिसमें हम हाइड्रोजन के पावर को मेज़र करते हैं. और आपको पता है कि हाइड्रोजन का पावर ही बताएगा कि कितना ज़्यादा आपका एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक है. आगे बढ़ते हैं. इट हैज़ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14. अभी मैंने दिखाया भी था, ये दोबारा से दिखा देता हूँ मैं. ये NCERT बुक खोल रखी है मैंने, पेज नंबर 26, 0 से लेके 14 तक है. ठीक है. 7 ध्यान रखिएगा, अभी मैं ओरली बता दूं, 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है बेटा. 7 से नीचे जाएंगे तो ये सारा एसिड होगा, ये आपका ऑरेंज से डार्क रेड हो जाएगा, और इधर ये हल्का ब्लू से डार्क ब्लू होता जाएगा. इधर आपका 8 to 14 तक हम जाएंगे. ठीक है, ध्यान रखिएगा. 7 आपका न्यूट्रल होता है, आप देख भी पा रहे होंगे. इट इज़ द प्योर वाटर. ठीक है, और ऐसे आगे बढ़ते जाइए आप, ये आपका एसिडिक होता जाएगा. इधर आप बढ़ते जाइए, ये आपका बेसिक होता जाएगा. तो ध्यान से देखिएगा, 0 आपका वेरी एसिडिक है, नॉर्मल सी बात है, मैंने अभी बताया था. और 14 आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. और आपको मैं बता दूं, जो जनरली नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं ना, वो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, इसलिए उसको अल्कली भी कहा जाता है. अल्कली, अल्कलाइन, ये वर्ड यूज़ कर रहे हो. ठीक है, एसिड का एसिडिक वर्ड है, इन द सेम वे अल्कली का अल्कलाइन वर्ड है. ठीक है. pH is a number which indicates the acid or basic nature of the solution. नंबर देख के बता देंगे, जैसे कि अभी आप पूरा मैं पढ़ा दूंगा तो आप नंबर देख के बता देंगे. अच्छा 0 है तो 0 pH है, मतलब ये एसिडिक होगा. 8 है यानी 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा यानी ये बेसिक होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप pH का अगर नॉलेज रखें तो आप सिर्फ नंबर देख के बता देंगे कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. आगे बढ़ते हैं. हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, लोअर इट्स pH वैल्यू, एंड हायर द OH माइनस आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, हायर इट्स pH वैल्यू. अभी इसका क्या सेंटेंस का मतलब है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा. देखिए, ये आपका pH स्केल, मैंने क्या बताया, मैंने बताया क्या कि 7 आपका न्यूट्रल पॉइंट. 7 से नीचे जाएंगे तो ये आपका एसिडिक होगा, 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक होगा. मैंने बोला बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज बाय इट, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन वो रिलीज करेगा. लेकिन आप देखेंगे क्या कि जो pH स्केल के बारे में जब आप पढ़ेंगे, pH स्केल पे, तो आप देखेंगे क्या कि pH स्केल पे जितना ज़्यादा लोअर pH वैल्यू होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ. मैंने कहा क्या, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू pH जितना नंबर कम होगा उतना ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दिख भी रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इसलिए मैंने बुक ही खोल के रख दिया आपके सामने। और वहीं पे मैं अगर हाइड्रोजन आयन की केस में अगर देखूं तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड रिलीज करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। डन। यानी क्या मतलब है, आप दोबारा से एक बार रीड आउट कीजिए, अभी थोड़ा सा यहीं तक पढ़िएगा। हायर द हाइड्रोनियम आयन दैट इज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन लोअर इट्स pH वैल्यू। बस अभी इतना देखिए, ठीक है। अगर मैं एसिड की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन pH वैल्यू क्या होगा, pH वैल्यू कम होगा। बात समझ में आ गया। यहाँ पे आइए, बेस के केस में, हिंदी वर्जन सुनिए, बेस के केस में जितना नंबर ऑफ OH- आयन ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और इसमें देखिएगा, इसमें सीधा हिसाब चलता है, इसमें क्या है, pH नंबर भी उतना ही हाई होगा। स्ट्रॉन्ग ज़्यादा pH वैल्यू, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस और ज़्यादा नंबर ऑफ OH- आयन, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली रिलेशन बन रहा है, एसिड के केस में इन्वर्सली रिलेशन बन रहा है। एसिड के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH वैल्यू कम होगा, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा। बेस के केस में pH वैल्यू और OH- आयन दोनों के दोनों ज़्यादा होंगे अगर स्ट्रॉन्ग बेस के तरफ बढ़े। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से एक बार दोबारा से पढ़िए। हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन लोअर इट्स pH वैल्यू, ठीक है। एंड हायर द OH- आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन हायर इट्स pH वैल्यू। यानी बेस के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन बनता है, और वहीं पे अगर हम एसिड के केस की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन बनता है। जितना ज़्यादा आपका हाइड्रोनियम आयन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना ही उसका pH वैल्यू कम, ठीक है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही ज़्यादा उसका pH का भी वैल्यू होगा, उतना ही ज़्यादा OH- आयन भी होगा, ठीक है। आशा है कि मैं अपनी सारी बातों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, कोई आपसे पूछे व्हाट pH क्या होता है, pH बताओ, pH क्या होता है, तो आपको बस अगर ज़्यादा डिटेल में बोलना है तो ये बोलिए कि द P, या ये वाला सेंटेंस जोड़ दीजिएगा जब आप बोलेंगे तो, द P इन द pH स्टैंड फॉर पोटिजन विच मीन्स पावर इन जर्मन, विच सिंपली मीन्स कि हियर pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। बाकी अभी मैंने डिटेल में समझाई दी है। pH अगर 7 से छोटा है तो बड़ा है सॉरी तो बेसिक होगा, छोटा है तो एसिडिक होगा, 7 के इक्वल होता है तो न्यूट्रल होता है। जो नॉर्मल पानी हम जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, उसका pH वैल्यू बिल्कुल न्यूट्रल होता है 7, ठीक है। अब बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि आप ड्रिंकिंग वाटर ही क्यों बोल रहे हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर बोलना मजबूरी है बाबा। क्यों मजबूरी है, क्योंकि आज के डेट में जो हम लोग बिल्कुल मॉडर्नाइज टाउन में रहते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे पॉल्यूशन भी है। अब आपको पता है कि जो फैक्ट्रियों से और गाड़ियों से जो जहरीली गैसें निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे क्लाउड के साथ मिलते हैं और उसके बाद जो रेन होता है ना वो एसिडिक रेन होता है। तो उसका अगर pH वैल्यू अगर आप मेजर करने बैठ गए तो उसका pH कभी भी 7 के बराबर नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूट्रल का मतलब है pH 7 होगा। वो कौन सा होता है, जो पानी हम पीते हैं, क्योंकि पानी जो हम पी रहे हैं ना वो पूरे तरीके से न्यूट्रल होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। हाँ, लास्ट सेंटेंस पढ़िए। प्योर वाटर इज न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ फ्री हाइड्रोजन आयन। प्योर वाटर बिल्कुल न्यूट्रल होता है बाबा, उसमें किसी भी तरीके का वो नहीं होता। मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ, ड्रिंकिंग वाटर को आप प्योर वाटर कहेंगे और उसी का pH आप 7 नाप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब वही चीज़, pH समझ में आ गया। अब pH बेटा हमारे पास दो तरीके का होता है। pH को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर आप पढ़ के आ रहे थे, जैसे लिटमस पेपर, फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, उसमें क्या होता था ना कि उसमें एक लिमिट था। उसमें लिमिट क्या था
कि कलर चेंज करने के बाद वो आपको बता देगा क्या कि ये एसिडिक है या बेसिक है, उसे स्ट्रेंथ का मतलब नहीं पता चलता था। बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात को समझिएगा। जो अभी तक इंडिकेटर्स आप पढ़ के आ रहे हैं, एसिड बेस इंडिकेटर में आपने 3 चीज़ पढ़ा था, फेनोक्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर, ठीक है। उसके बाद आपने रेड कैबेज इंडिकेटर भी पढ़ा था, आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े थे। तो वो इंडिकेटर्स को नॉर्मली इंडिकेटर्स इसलिए कहते थे कि उसमें आप सिंपली ये आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उसमें आपको स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता था। लेकिन ये जो पीएच आप पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही नहीं पता चलेगा कि वो एसिडिक है या बेस है, उसमें स्ट्रेंथ का भी पता चल जाएगा। इसलिए पीएच को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अब पीएच जो हमारे मार्केट में है वो 2 तरीके से अवेलेबल है, एक पीएच सोल्यूशन भी अवेलेबल है, एक पीएच पेपर भी अवेलेबल है। अब पीएच पेपर कब यूज होता था? जब हम लोग छोटे उम्र के थे, आप लोग की उम्र के हम लोग जब थे तब पीएच पेपर यूज करते थे। अब मॉडर्नाइज जमाना आ गया, पीएच सोल्यूशन आ गया। वो कुछ नहीं है, उस पेपर को सोल्यूशन बना दिया गया, नथिंग एल्स, ठीक है। पेपर को सोल्यूशन बना दिया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब पेपर बनाना है तो पीएच पेपर बनाना है तो कैसे बनेगा? तो उसके लिए बहुत बड़ा रोबोटिक साइंस नहीं पढ़ना है, फिल्टर पेपर समझते हैं, उस फिल्टर पेपर को लीजिए और पीएच सोल्यूशन में डुबो दीजिए, उसके बाद जो पेपर बन के तैयार होगा वो पीएच पेपर होगा। और वो पीएच पेपर का कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है, वाइट भी नहीं कह सकते, वो कलरलेस होता है। सर अब यूज़ कैसे करते हैं? अब यूज़ करना है तो नॉर्मल सी बात है, अभी मैं एक कॉपी का पेपर भी बोलूँगा तो एक कॉपी का पेपर वाइट है, वो कलरलेस होगा। जैसे पानी का कलर होता है ना, पानी का कोई कलर नहीं होता। इन द सेम वे पीएच पेपर जो है बस फिल्टर पेपर ही है। अब वो पीएच सोल्यूशन जो बनाया जाता है, अभी आगे पढ़ेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसमें कैसे वो सोल्यूशन बनता है वो बताया जाएगा आपको। तो बस वो पीएच सोल्यूशन में वो पेपर को डुबो दिया गया है, नथिंग एल्स। वो पीएच सोल्यूशन में पेपर को डुबो दिया गया है और कोई काम नहीं किया गया जा रहा उसमें, ठीक है। तो फिल्टर पेपर को लेके पीएच सोल्यूशन में डाल दिया, बन गया पीएच पेपर। वो पानी की तरह कलरलेस होगा, ठीक है। अब सुनिए कैसे काम करना है, कैसे करना है भाई। अब उस आपको जो भी मेजरमेंट करना है, आपको एसिड मेजर करना है, तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को। मैंने इससे पहले पिछले वाले वॉल्यूम में आपको सिखाया था कि आपको पानी में एसिड नहीं डालना है, ठीक है। सॉरी, एसिड में पानी नहीं डालना है। ये नहीं कि एसिड बोतल में लिया आप पानी डाल के उसमें घोलने लगे, नहीं बाबा। ड्रॉपर में एसिड लीजिए, पानी लीजिए, 2-2 बूंद डालते जाइए एसिड को, पानी को घोलते जाइए। यही मेथड है एसिड को डाइल्यूट करने का। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एसिड रख के बीकर में पानी नहीं उसमें डाल देंगे, पानी बीकर में रखना है और एसिड को ड्रॉपर में लेके 1 बूंद 2 बूंद डाल के कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं, जैसे दूध में चीनी घोलते हैं ना, इन द सेम वे, ठीक है। पानी में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप करके स्टीरिंग कर दिया, यानी घोल दिया। पीएच पेपर को डुबो दीजिए, पीएच पेपर जो कलरलेस था वो कलर बन जाएगा, उसमें कोई ना कोई कलर आ जाएगा, आइदर ऑरेंज कलर आए, डार्क रेड आए, हल्का ब्लू हो, डार्क ब्लू हो, ठीक है, वैसा आ जाएगा। उसके बाद आप ये जो एनसीईआरटी पे आपके पास स्केल है, ये लेबोरेटरी में स्केल भी मिलेगा आपको, पीएच स्केल, उस पर रख लीजिए, मैच कर लीजिए। अच्छा ये वाला कलर से मिल रहा है तो इसका पीएच नंबर कितना है? 2। बात समझ में आया? मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक काम किया, मुझे बेस दिया गया, वो बेस का पीएच नंबर मुझे नहीं पता। मैंने केमिस्ट्री लैब से बीकर लिया, पानी लिया, 2-3 ड्रॉप बेस के ले लिए, उसमें घोल दिए, पीएच पेपर को उसमें डुबो दिया। अब वो मैं मैच कर रहा हूँ कि वो किस कलर के साथ, किस ब्लू के साथ मैच कर रहा है। अच्छा इस ब्लू के साथ मैच कर रहा है, अच्छा इसका पीएच नंबर कितना है? 13, यानी इसका पीएच वैल्यू क्या है? 13। ऐसे मेजरमेंट करते हैं बेटा। तो इससे हो क्या रहा है, इससे आपके 2 काम हो रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है? पहला काम क्या हो रहा है कि आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कलर देख के आपको पता चल जा रहा है, अच्छा ब्लू है, ब्लू इस टाइप का है यानी पक्का बेस होगा, रेड इस टाइप का है यानी पक्का एसिडिक होगा, कोई बीच का ग्रीन पार्ट है तो यानी वो न्यूट्रल होगा या न्यूट्रल के करीब होगा।
डेट्स इट। कलर देख के आपको ये आइडेंटिफिकेशन आ गया कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। उसके बाद वो कलर किस कलर से मैच कर रहा है उसको यहाँ पे स्केल पे रख के मैच कर लीजिए और बता दीजिए कि कितना उसका पीएच नंबर है। डन। देखिए पढ़िए, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि पीएच पेपर को बनाया कैसे जाता है। Actually, the strip of a fine filter paper are coated with the universal indicator. Therefore, no colors are visible on them. ठीक है, फिल्टर पेपर लेके और उसके बाद उसको पीएच सोल्यूशन में डाल देते हैं, पीएच पेपर बन जाता है। कैसे काम करते हैं, जो मैंने अभी हिंदी वर्जन में बताया वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा है। When deep in the solution under examination मतलब अभी मैंने जो पहले बताया कि आप एसिड को ड्रॉप में पानी में घोल के उसको वो बनाइए, तो वही ऑब्जर्वेशन है सोल्यूशन का। ये अभी पहले पूरा नहीं लिखा है मैंने कि आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालना है पानी में, ठीक है। तो when deep in the solution under examination these paper acquire specific color on comparison with the chart showing different color, the pH of the solution can be predicted। अब जो कलर चेंज हो गया उसको इस चार्ट से मिला दीजिए और पीएच नंबर बता दीजिए। एक एग्जांपल पढ़िए, येलो कलर आया तो दिस मीन्स दैट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन रेंजेस फ्रॉम 5 to 6। येलो इस कलर आपको दिख रहा है, हल्का हल्का येलो इस टाइप से, तो मेरे पेपर का कलर येलो आया है, तो येलो आया है यानी 5 होगा, नहीं तो 6 होगा। तो ऐसे बेटा आप पीएच नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी कारण पीएच को ना यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। आगे बढ़िए, पीएच सोल्यूशन। पीएच सोल्यूशन मतलब कहने का मतलब क्या है, प्योर। देखिए पहले जो हम लोग छोटे थे पीएच पेपर यूज करते थे वो भी इसी सोल्यूशन से डिप्ट करके बनाया जा रहा था। अब डायरेक्टली बच्चे मॉडर्नाइज, तो तरकीब भी मॉडर्नाइज, आप लोग मॉडर्नाइज हो गए तो आप लोग को मॉडर्नाइज चीजें मिलने लगी, तो वही डायरेक्टली सोल्यूशन दे दिया गया। लो बेटा आप कोई भी बीच में कोई मिलावट नहीं, डायरेक्टली सोल्यूशन यूज करो। तो ये भी सोल्यूशन जो होगा वो आपका कलरलेस होगा, पानी की तरह, लेकिन पानी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। मेकिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन आर आल्सो अवेलेबल टू प्रिडिक्ट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के इसको बनाते हैं। कैसे काम करता है, वही काम है बेटा, वही काम है। एक काम मैं दोबारा से एक आपको रिपीट कर दूं, मुझे एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बोतल दे दिया गया, बोला गया सुबोध इसका पीएच वैल्यू निकाल बेटा। मैंने एक पानी बीकर में पानी ले लिया, ठीक है, उसमें 2-3 बूंद आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाल दिया, उसको घोल दिया अच्छे से, ठीक है। एक बीकर में मैंने अपना ये सोल्यूशन ले लिया, क्योंकि ये तो सोल्यूशन है, पेपर तो है नहीं, और बिल्कुल जो आपका पीएच सोल्यूशन जो है उसमें मैंने जिसमें एसिड जिस पानी में मिला रखा है उसको मैं हल्के हल्के से उस पानी को पीएच सोल्यूशन में डालता जाऊंगा। जैसे जैसे आप डालते जाएंगे धीरे एकदम, बिल्कुल ये प्रोसीड्यूर जो है बिल्कुल धीरे धीरे, अचानक नहीं डाल देना, धीरे धीरे डालना। तो जैसे ही धीरे धीरे आप डालेंगे आप देखेंगे क्या कि उसमें कलर चेंजिंग आने लगेगा। अब वो सोल्यूशन जो है वो या तो रेडिश टाइप का या येलोइश टाइप का या हल्का ब्लू का या डार्क ब्लू का या ग्रीनिश टाइप का आ जाएगा। अब बस कुछ करना नहीं है, उसके कलर को इस स्केल से मिला लीजिए और बता दीजिए कि कौन कितना है उसका पीएच वैल्यू। पढ़िए, 1 or 2 drop of the indicator are added to the solution under examination, taking in the test tube. The solution acquires specific color which can help in predicting its pH value. हाँ, आप नॉर्मली सोल्यूशन को भी, ये तो मैंने अलग बीकर में बोला था हल्के हल्के से पानी मिलाने का। आप बीकर को तैयार कर लीजिए, पानी और एसिड को मिला लीजिए, पूरा सोल्यूशन तैयार कर लीजिए, उसमें डायरेक्टली आप सोल्यूशन भी ड्रॉप में डाल के मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट अब क्या करेंगे, कुछ पीएच पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, एक थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो डिस्कस कर ले, क्योंकि जो स्टेट बोर्ड हैं जैसे यूपी बोर्ड हुआ, बिहार बोर्ड हुआ, आईसीएसई बोर्ड हुआ, उसमें ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये जो न्यूमेरिकल जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सीबीएसई के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन सीबीएसई वाले भी ध्यान से देख ही लें। नेक्स्ट अभी आपको एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड H+। अभी ऊपर के बारे में ऊपर में हमने पढ़ा क्या कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कहने का मतलब क्या है कि उसमें ये ज़्यादा होगा
ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस आयन ज़्यादा होगा तभी तो जाके ना हम कहेंगे कि एसिड हमारा स्ट्रांग है। लेकिन जब हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो जिसका पीएच वैल्यू कम, जितना ज़्यादा कम होता है उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग एसिड होता है। तो हम कुछ यही रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि पीएच और H प्लस आयन के बीच में रिलेशन क्या बैठ रहा है। तो अभी जैसे ओरली ही पता चल रहा है आप लोगों को कि पीएच और H प्लस आयन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनता है। वही चीज़ मैं अभी आप डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी सबसे पहले रिलेशन बिटवीन पीएच और उसका H प्लस आयन के बीच में देखें। अरिहंस ने अपने थ्योरी में क्या बोला? अकॉर्डिंग टू अरिहंस थ्योरी, एन एसिड रिलीज H प्लस आयन in as aqueous solution. The concentration of these ions is expressed by enclosing H plus in a square bracket, that is as H plus लिख दिया, ब्रैकेट में डाल दिया। एनियंस ने कहा क्या? एनियंस ही पहले थे जिन्होंने बिना टेस्ट किए हुए ये बताया कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अपना लॉजिक दिया था कि आप वाटर में घोलिए और H प्लस आयन रिलीज हो तो डैट मीन्स वो सब्सटेंस एसिडिक होगा, वो H माइनस आयन रिलीज हो तो डैट मीन्स कि वो सब्सटेंस बेसिक होगा। तो ये तो खैर उनके लॉजिक थी, तो वहीं पे इसकी बात हो रही है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल, लेसर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। ये बार बार एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यानी ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि पीएच और H प्लस आयन के बीच में अगर रिलेशन में देखूं तो डैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पढ़िए, ग्रीन वाला पार्ट पढ़िए। पीएच वैल्यू एंड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सीधा सीधा हिसाब बैठता है बेटा, इसमें बहुत बड़ा कोई मैथमेटिक्स नहीं है, मेरी बात को ध्यान से बिल्कुल समझेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड अकॉर्डिंग टू अरिहंस, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो अपना पूरा का पूरा H प्लस आयन जब पानी में घुले रिलीज कर देता है। यानी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस H प्लस आयन रिलीज होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन जब मैं पीएच स्केल की बात करूं, पीएच वैल्यू की बात करूं, तो जितना कम नंबर 7 से नीचे जाइए आपको एसिड मिलेगा। तो जितना ज़्यादा कम नंबर आएगा 0, 1, 2 ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि पीएच का वैल्यू अगर कम होता है तो एसिडिक होता है, उधर H प्लस आयन ज़्यादा नंबर में होता है तो पीएच का वैल्यू कम होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और उधर H प्लस आयन ज़्यादा नंबर में होते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि उनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, अब इस पीएच का और H प्लस आयन का ये लॉग के टर्म में भी एक रिलेशन लिखा जाता है। ठीक है, ग्रीन पेन वाला लिखिए। कोई आपसे पूछेगा पीएच का, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ ली। व्हाट इज पीएच? इट इज in a short word, P in the pH stand for potenge, which means power in German. That simply means pH is power of hydrogen. ठीक है, if we talk about H plus ion, then it is inversely proportional to it, which means what? कि if number of hydrogen ions is large, that simply means it is acidic. But if we talk about the pH number, then as smaller as the pH number, as stronger as the strong acid will be. ठीक है, अब इसको हम लॉग के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। तो व्हाट इज पीएच? तो पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। और ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो पढ़ रहे हैं ना, उसको लिखने का तरीका क्या है कि H प्लस आयन को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए। H प्लस आयन को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे तो उसको बोलेंगे हम H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच क्या है? पीएच जो है वो लॉगरिथम, नेगेटिव लॉगरिथम, साथ में नेगेटिव भी लगाएंगे। ठीक है, अब कुछ मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। लॉग के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला आपका ये है, लॉग x टू द पावर m होता है, यानी समथिंग का पावर किसी भी वैल्यू का अगर पावर समथिंग है तो डेट मीन्स व्हाट कि ये हो जाएगा m इंटू लॉग एक्स। अभी आपको पढ़ाया जा रहा है क्या कि pH, ध्यान से सुनिएगा, पावर जो है वो m यहाँ पे आ जाएगा और नेक्स्ट ये जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अभी आपने पढ़ा क्या? व्हाट इज pH? pH इज बेसिकली नेगेटिव लॉगरिथम, व्हाट? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस
कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड है और H प्लस आयन आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे M की जगह माइनस है एंड दिस वन इज लॉग, X की जगह H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं जैसे M X पे पावर पे था उसी तरीके से H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे मैं -1 लिख दूँ। अब जब आप छोटे थे 8th क्लास में थे ना, तो a टू द पावर -1 को हम 1/a लिखते थे। वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। दिस वन इज log 1/h प्लस आयन ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में जरूर डाली गई। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मैंने ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया था, सिंपली ये चीज़ लिखा हुआ है, अब ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये पूरे को भी 1/h प्लस आयन को पूरे को भी आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, सिंपली H प्लस आयन को भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनिएगा न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, बस न्यूमेरिकल के नाम पे डरिएगा नहीं। क्या है H प्लस आयन ऑफ जो H प्लस आयन ऑफ एन एसिड सोल्यूशन इज 10 टू द पावर -3m, कैलकुलेट pH। आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, आपको उस सब्सटेंस का, उस एसिडिक सॉल्यूशन का pH वैल्यू निकालना है। आराम से कर लेंगे आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, अभी आपने पढ़ा क्या कि pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 टू द पावर -3 मोल। यानी कहने का मतलब क्या है, माइनस लॉग 10 टू द पावर -3। तो ये आपका 10 टू द पावर -3 है। डन, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने क्या आपको सिखाया, अभी मैंने आपको सिखाया कि log x टू द पावर m अगर होता है तो हम उसको लिखते हैं m इंटू लॉग x। डन, तो यहाँ पे log 10 टू द पावर -3 है, यानी आप -3 इंटू लॉग 10 लिख सकते हैं। बाबू log 10, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ आपको। log 10 की वैल्यू, log 100 की वैल्यू, log 1000 की वैल्यू, log 1 लाख की वैल्यू, यानी 10 का कोई सा भी मल्टीपल हो उसका log का वैल्यू 1 होता है। गार्ड बांध के रख लीजिएगा, अपने पास काम आएगा। मैंने बोला 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 का मल्टीपल है, उसका log का वैल्यू हमेशा 1 होगा। -3 इंटू माइनस इज प्लस, तो आपका pH क्या हो गया, यानी आपके दिए हुए एसिड का जो pH नंबर है वो 3 है, और 3 होता भी है। 7 से नीचे 6 से लेके 0 तक सारे एसिडिक होते हैं। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, यही न्यूमेरिकल स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई में नहीं आता ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये ओवरऑल यही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे देख दिया है, ध्यान रखिएगा। 10 का मल्टीपल का लॉग का वैल्यू हमेशा 1 होगा। अब कुछ भी हो, 10 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये POH दिख रहा है आपको, तो जरा मैं अभी आपको नॉर्मल लैंग्वेज में सिखा दूँ। PH को मैंने क्या आपको सिखा, इट इज अ पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो POH क्या होगा, दिस वन इज पावर ऑफ OH माइनस आयन। एसिड के केस में H प्लस आयन होता है ना बेटा, तो बेस के केस में OH माइनस आयन होगा। रेडी हैं आप, आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे वही चीज है, सेम फॉर्मूला है, बस H प्लस आयन के जगह, क्योंकि ये बेस के लिए है बेटा, क्योंकि ये बेस के लिए है, तो इसीलिए यहाँ पे बस H प्लस आयन के जगह OH माइनस आयन लिख दिया गया। ये याद रखिएगा, ये रिलेशन है pH प्लस POH। जितना आपके सिलेबस में उतना ही मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी करेंटली फिलहाल। तो ये pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये भी एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। हालांकि पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन ये सिलेबस बिल्कुल पुराना हो चुका है,
ये बस आप याद रखिएगा नॉलेज के लिए कि आप ये जो रिलेशन पढ़ा है H प्लस आयन के टर्म में, इसको आप OH माइनस आयन के टर्म में भी लिख सकते हैं। एक ये चीज़ याद रखिएगा और एक ये चीज़ आप याद रखिएगा, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इन ऑर्डर टू फाइंड वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस वी यूज रिलेशन बिटवीन पीएच एंड H प्लस आयन। जो ऊपर का ये जो फॉर्मूला अभी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, वही फॉर्मूला बेसिकली हम यूज़ करते हैं। अगर pH 7 से बड़ा हुआ, डेट सिंपली मीन्स कि वो बेस होगा, नो डाउट। ये जो POH और OH माइनस आयन का जो है, ये आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा है, ये अब यूज़ में नहीं रहा, बस नॉलेज के लिए रखिएगा। चलिए, ओवरऑल पीएच के बारे में आपने पढ़ लिया, पीएच क्या होता है, उससे रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए। पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये भी आपको पता चल गया। पीएच पेपर भी पढ़ लिया आपने, पीएच सोल्यूशन भी पढ़ लिया। अब कुछ एवरीडे लाइफ का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं हम। प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी मैं बता दूं, खासकर ह्यूमन बींग के लिए, हम लोग जो ह्यूमन बींग हैं, वी आर ऑल्सो एन एनिमल। और जो एनिमल कैटेगरी होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, क्योंकि अगर लिविंग थिंग्स की बात करें तो मुझे भी पता है कि उसमें प्लांट और एनिमल दोनों आ जाते हैं, तो मैं बेसिकली एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एनिमल्स के का जो बॉडी है वो बेटा न्यूट्रल पीएच में सरवाइव कर सकता है, न्यूट्रल पीएच में सरवाइव कर सकता है। अब न्यूट्रल पीएच क्या है? न्यूट्रल क्या होता है? पीएच है उसका 7। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज और बॉडी वर्क नॉर्मली विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। इसमें प्लांट भी ले आइए, इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग्स। यानी ओवरऑल इतना ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा बहुत चलेगा, 7 के नीचे भी जाएँ आप, 6 तक जाएँ, चाहे ऊपर जाइए 7 तक जाइए, तो ये रेंज में ही चलेगा आपका पूरा लिविंग थिंग्स का काम। अगर इससे एक्सीड हुआ तो वो नुकसानदायक होता है। अब हुआ क्या कि जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट यानी जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्लाउड के साथ मिल गए, बन गए एसिड रेन। एसिड रेन हुआ, रिवर के पानी के साथ रिवर में गया, समुद्र में गया। अब नॉर्मल सी बात है, एसिड रेन होगा तो रिवर के पानी को भी एसिड बनाएगा, समुद्र के पानी को भी एसिड बना देगा। अब समुद्र के अंदर भी एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो उनका सर्वाइव होना मुश्किल हो जाए। तो ध्यान रखिएगा कि फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स पीएच वैल्यू मेंटेन होना चाहिए। आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, पढ़िए, यहाँ पे पढ़िएगा, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं पढ़ना अभी, ये पढ़िए वैन से लेकर। When pH of a rainwater goes below 5.6, it is called acid rain. When acid rain flows into the river, it lowers the pH of the river water and makes the survival of aquatic life difficult. ठीक है, डन। ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं हम सॉइल की। देखिए, आप लोग छोटे छोटे क्लास में थे तो आप लोग को पढ़ाया जा रहा था कि ब्लैक सॉइल इस क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है, लोमी सॉइल इस क्रॉप्स के लिए होता है। तो छोटे क्लास की चीज़ें थी, छोटी चीज़ें मतलब छोटे क्लास की थी, उस स्टैंडर्ड तक आपको जो नॉलेज देना था वो आप लोग को टीचरों ने नॉलेज दिया। अब बात आता है कि सॉइल का पीएच मेज़र करेंगे, क्योंकि सारे प्लांट ना बेटा, सारे प्लांट जो हैं वो डिपेंड करते हैं क्या कि वो किन उनका पीएच पे डिपेंड करता है। जैसे मैं पहले मैं एग्जांपल दूं। अब यहाँ पे आप पढ़िए, ये सारी चीज़ें पढ़िए। एप्पल जो है सारे मिट्टी में हो जाएगा, ऐसा कोई मतलब बहुत एसेंशियल चीज़ नहीं है, लेकिन अगर जिस मिट्टी में आप एप्पल का पौधा उगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसका पीएच वैल्यू 5 to 6.5 रहा, ध्यान देखिएगा, एसिडिक है। 7 से नीचे गया तो एसिडिक है ना, लेकिन अगर वो सॉइल 5 से लेके 6.5 तक अगर उसका पीएच वैल्यू रहा तो एप्पल के पौधे के लिए बहुत अच्छा है। लेमन देखिए, 6 से 7.5 अगर रहा, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ बेटा मैं, 6 से 7.5 पीएच अगर रहा सॉइल का पीएच, तो लेमन के लिए अच्छा है। कैबेज के लिए 6 to 7, कैरेट के लिए 5.5 से लेके 7,
तो ध्यान रखिए, अगर आपको पीएच का नॉलेज है, अगर आपने सॉइल का पीएच का वैल्यू निकाल लिया, तो आपको पता हो जाएगा कि वो सॉइल किस क्रॉप के लिए अच्छा है। ठीक है, तो एवरी टाइप ऑफ अ प्लांट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। सारे प्लांट को कुछ स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए उसके अच्छे ग्रोथ के लिए। देयरफॉर, यहाँ पे छूट गया था इसलिए मैंने ऊपर लिखा, नेचर ऑफ अ सॉइल इज नोन फर्स्ट बाय टेस्टिंग इट्स पीएच एंड देन अ पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन इन इट। अब इतना आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, आप सॉइल का पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं, और निकाल के आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन सा पौधा लगाएंगे तो अच्छे तरीके से होगा। एप्पल लगाना है, लेमन लगाना है, कैबेज लगाना है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, आई होप कि पिछले भी कुछ वीडियो में मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, वो बाई नेचुरली है, भगवान का देन है। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो काम है, वो काम क्या है कि जो भी अनवांटेड चीज़ें खाने के साथ हमारे पेट में चली जाएंगी तो वो उसको कील कर देगा, आइदर इट इज़ अ जर्म, एनी टाइप ऑफ जर्म। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अब ये चीज़ तो बेटा नेचुरल है, ये चीज़ तो नेचुरल है, वो आप खाना खाएं चाहे ना खाएं आपका पेट एक्सक्रीट करेगा, क्योंकि जैसे टाइम टेबल बनता है ना, जैसे आपका अगर 7 बजे का नाश्ता करने का आदत है, अगर आप किसी दिन 7 बजे नाश्ता नहीं करेंगे तो वो तो स्टमक तो रूटीन में है। ठीक है, आपका पेट जो है वो रूटीन में है, उसको पता है 7 बजे मुझे एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देना। तो होता क्या है, जनरली जब हम लोग व्रत वगैरह रखते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो हम जो है एसिडिटी से सफ़र करते हैं। अब एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है, अब खाली पेट हैं, व्रत कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अब पेट को थोड़ी पता है कि सुबोध बाबू बैठ के भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो तो अपना काम करेगा, क्योंकि उसको भगवान ने ऑर्डर दे रखा है, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करना है। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करने लगा, मेरा स्टमक का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो एसिडिक हो जाएगा, तो वो एसिड वर्ड से हो गया एसिडिक, और उस तरीके से आगे पेट दर्द होता है और गैस की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जो है सुबोध बाबू चले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो है वो आपको देते हैं एंटासिड, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, इस टाइप का दवाई आपने खाया होगा, जनरली ये डॉक्टर तब देते हैं एंटासिड। देखिए यहाँ पे लिखा है एंटासिड, एंटासिड, ये पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, क्विक रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी एंड द गैस। ठीक है, तो ये दवाई आपको डॉक्टर ने दिया, इट इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ बेसिकली अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज़ अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इज़ बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन वो बहुत ही डाइल्यूट वे में आपको दवाई के रूप में दिया जाता है, और आपको पता है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आपको भी रिलीफ मिलेगा, पेट दर्द गायब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पढ़िए इसको। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक, ध्यान रखिए खाली पेट ही नहीं, इनडाइजेशन में भी होता है, जब पेट खाने को अच्छे से नहीं पचा पाता तो उस समय भी इंडाइजेशन के वक्त भी आपको ये एसिडिटी होती है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, इट कॉज अ पेन एंड इरिटेशन। टू करेक्ट द डिस्टर्ब्ड pH रेंज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्ड बेस is used as a medicine which is also called antacid. antacid जो रेगुलर वे में, जो डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं, इट इज़ नॉट अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हालांकि है बेसिकली, लेकिन वो एंटासिड के नाम से दुकान में बिकता है। ठीक है, पीएच चेंज लीड्स टू द टूथ डिके। अब आइए बात करते हैं दांत कैसे टूटता है। शुगर जो है ना, शुगर वो एसिड होता है, साफ सीधी बात है। जब आप बच्चे थे ना तो आपको मम्मी पापा बोलते थे चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट खाओगे तो दांत टूटेगा। ठीक है, तो अब चॉकलेट में क्या है, तो चॉकलेट में मीठा है, मीठा में क्या है, तो शुगर है। अब शुगर क्या है, एसिडिक। अब होता क्या है कि अगर वो एसिड, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो हमारा टूथ इनेमल होता है ना, टूथ इनेमल बहुत पढ़े होंगे, टूथ का ऊपर वाला पार्ट इनेमल होता है, वो बना रहता है कैल्शियम फॉस्फेट से। और अगर ध्यान रखिएगा, अगर आपका कैल्शियम फॉस्फेट हालांकि बहुत इजीली टूटता नहीं है, लेकिन
हर चीज़ का तोड़ होता है बेटा। अगर माउथ का इन्वायरमेंट यानी आपका माउथ का जो पीएच है अगर वो डिक्रीज कर गया 5.5 तक पहुंच गया तो कैल्शियम फॉस्फेट को भी तोड़ देगा। और यही कारण होता है जब आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, मीठा चीज़ ज़्यादा खाते हैं, शुगर भी एसिड होता है, ठीक है। तो अब वो एसिडिक है तो नॉर्मल सी बात है वो पीएच को डिक्रीज करेगा, 5.5 तक ले आएगा और इस तरीके से आपका दांत टूटता है। अब दांत टूटने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो अच्छा पेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। अब अच्छा पेस्ट में क्या होता है, जितना अच्छा पेस्ट होगा उतना ज़बरदस्त उसमें बेस मिला रहेगा, ठीक है। तो आगे बात को ध्यान से सुनिए, आगे बढ़िए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। टूथ एनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तभी भी गल जाएगा। If the pH indicates the pH inside the mouth decreases below 5.5, the decay of tooth enamel begins. और यहाँ से टूटना हमारा दांत स्टार्ट कर देता है। अब क्या हुआ, the bacteria present in the mouth degrades the sugar and left over food particles and produce acid that remains in the mouth after eating. ठीक है, अगर आप दांत को टूटने से बनाना चाहते तो क्या करना होगा, बेस अप्लाई कीजिए यानी टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, टूथपेस्ट में बेस मिला रहता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इन द क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड टू प्रिवेंट टूथ डिके, टूथपेस्ट बेसिक वन यूज्ड विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। ठीक है, आगे बढ़े। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड द प्लांट, ततैया, मधुमक्खी, चींटी काटी है आपको, जलन महसूस होता है। जलन क्यों महसूस होता है, क्योंकि वो अपने डंक जो होते हैं ना उनका, उससे आपके स्किन में वो एसिड रिलीज कर देती हैं। अब उससे बचना है सर, तो उससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस अप्लाई कीजिए, बेकिंग सोडा लगाइए, पेस्ट लगाइए, पेस्ट भी बेस होता है। पढ़िए। When insect like honeybee and etc bite, they inject an acid into the skin that cause pain and irritation. If a mild base like baking soda is applied on the affected area, it gives relief. ठीक है बेटा, आगे बढ़े। Now last, इस टॉपिक का लास्ट बात मैं बताने जा रहा हूँ। क्या है देखिए, pH in a plant। एक निटल लीफ प्लांट होता है, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। निटल लीफ प्लांट, निटल लीफ जंगली पौधा है, देखा होगा गांव देहात में जनरली कहीं भी ये पनप जाता है। अगर आप इससे अगर टच करेंगे ना, और इसमें ये देख रहे हैं इस तरीके का जंगली पौधा है, बहुत आराम से मिल जाएगा गांव देहात में, देखिएगा। ठीक है, दिस वन इज निटल प्लांट। इसके लीफ में रोए से होते हैं, अगर आपके स्किन से टच कर गया ना जलन प्रोड्यूस करेगा। अब मैंने क्या बोला, हर चीज़ का तोड़ भगवान दे रखते हैं। तो अब ये पौधा हो गया, ये आपको नुकसान पहुंचाया, एसिड रिलीज किया, तो ये पौधा देखिए डॉक प्लांट कहते हैं, DOCK डॉक प्लांट। ये भी जंगली पौधा है। अब देखिए भगवान की करमात, यहाँ पे ये पौधा मिलेगा, उसके जस्ट बगल में ये पौधा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये पौधे में टच कर गए, इसका रोआ आपके स्किन में टच करेगा, वो आपको जलन प्रोड्यूस करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस पत्ते को तोड़ के रगड़ लीजिए, ठीक हो जाएगा। पढ़िए। स्टिंग हेयर ऑफ अ निटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड होता है इसमें, इन द स्किन विच कॉज बर्निंग पेन। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जलन होता है बेटा। It is cured by rubbing the affected area with the leaves of dock plant, which after grows beside the nettle plant. जस्ट उसके बगल में जहाँ पे नेटल प्लांट है, ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे डॉक प्लांट मिल जाएगा। तो बच्चा लोग यहाँ पे ओवरऑल पीएच टॉपिक ख़त्म हुआ। आई होप कि मैंने सारी बातें अच्छे से आप लोग को समझाई। अगर तब भी कुछ बातें आप लोग के रह गई हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं सारे डाउट्स को आप लोग को क्लियर करूँगा। तब तक आप लोग घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।